नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में सीधे दिल्ली से जुड़ गए हैं जगन्नाथ पटनायक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। जी नमस्कार सर, आप विभिन्न पदों में रह चुके हैं। मतलब मैं आपके बारे में विस्तृत तौर पे क्या बताऊं, मैं आप ही से समझना चाहता हूं कि आपका इतना बड़ा लंबा सफर है। आप मुझे सबसे पहले अपने सफर के बारे में बताइए सर। देखिए, मेरा जीवन काल में जी हमने अपना पढ़ाई किया है सत्य साई कॉलेज ऑफ हायर लर्निंग से। जी उसके बाद हमारा पहला जो नौकरी हुआ जी। तो एक जर्नलिज्म कैरियर से। हम्म। तो मैंने पैट्रियट, पायनियर, द टेलीग्राफ, काफी न्यूज़पेपर में कार्यरत रहा जी करेस्पोंडेंट के हिसाब से। जी उसके बाद हमने नेशनल पीआरओ महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स का बना, जी जो कि 133 कंट्रीज में वो लोग का विश्वविद्यालय स्थापना किया गया है। जी जी। तो उधर से फिर हम अपने जो शिक्षा कार्य में आया। हम्म। मैंने विनायका मिशंस यूनिवर्सिटी जो है तमिलनाडु में, उधर में डायरेक्टर प्लानिंग रहा। जी उसके साथ साथ हमने तंजानिया में रहा मेडिकल रजिस्ट्रार। हम्म। उसके साथ साथ हमने भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में रहा आज डायरेक्टर प्लानिंग। जी उसके साथ साथ हमने 2 बार कलिंग विश्वविद्यालय का कुलपति रहा। हम्म। उसके बाद अभी हम इक्फाई यूनिवर्सिटी सिक्किम में कार्यरत हूँ आज कुलपति। तो अभी हम 2 साल से सिक्किम में रह रहा हूँ जी। और सिक्किम का शिक्षा जो है उसी का नीति का हम पूरा देखभाल करता हूँ, पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेके। जी। इसमें हम मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सब सारे यूनिवर्सिटी को हम देखभाल करता हूँ हम्म। इक्फाई ग्रुप से। अच्छा सर, मुझे बताइए कि देखिए पूरा देश क्या पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी बीमारी से परेशान है। भारत के प्रधानमंत्री लगातार अपील करते हैं और 3 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन होता है। जी एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया जाता है पूरे देश में। और जाहिर सी बात है, कर्फ्यू बहुत आवश्यक था, क्योंकि अगर आपको जान बचानी, जिस तरह से हम लोग एक आदर्श शत्रु से लड़ रहे हैं कुल मिला के, उसकी कोई अभी वैक्सीन नहीं बनी है। आप भी सर वाइस चांसलर के तौर पर हैं, कैसे आपने क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको, सर बताइए मुझे। देखिए, इस संबंध में हम थोड़ा फिलोसॉफिकल बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए सर, बिल्कुल। जैसे कोरोना जो है, हम लोग जो सोचते हैं ये एक बीमारी है और महामारी है, जी ये एक्चुअली अपने दिमाग का जो महामारी था और बीमारी था। जी हम लोग का राम राज्य था, जी वैदिक एज में वो राम राज्य खत्म हो गया था। जी। अभी देखिए, कोरोना का आने के कारण हमारा राम राज्य स्थापना हुआ। हम्म। ये जो 6 महीना हम लोग को जो शिक्षा मिला है हम्म। आज कोरोना के कारण में, इट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, राइट सर, या। तो इसके कारण में हमारा जो परिवर्तन होना था विश्व का, जी वो एक विश्व का परिवर्तन हो गया। एक आदमी जो अपने पिता, माता, भाई, बहन को छोड़ के चले जाते थे, जी उनको देखभाल नहीं करते थे, वो वापस आ गए। जी उसके साथ साथ हमारा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, जी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का साथ साथ हमारा जो अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जी। वो अभी सही ढंग से हो रहा है। हम्म। देखिए, आदमी अभी सब आगे अपने नौकरी छोड़ के, जी इसमें जरूर हम कहेंगे देयर इज ए डिक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, देयर इज ए शार्प राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। हम्म बट इसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं सोचना चाहिए। हम्म तो हमारा भारत ने लाया आत्मनिर्भर योजना। योजना, हाँ। ये जो बच्चे लोग वापस आए, नौकरी करते करते वापस आए, जो एक्सपीरियंस लेके आए, जी। वो अपने एक आत्मनिर्भर बने। दे शुड बी एम्प्लॉयमेंट गिवर, नॉट रिसीवर। ये एक योजना के माध्यम से हम्म हमारा जो भारत का जो अर्थनीति है, हम्म जो हमारा मोदी जी का सपना है हम्म $5 ट्रिलियन, हम्म वही हमारा सपना साकार होगा। हम्म। और उसके साथ साथ जो करप्शन नीति बढ़ा था, जी। आप चलिए जीएसटी में हो, हम्म। आप देखिए उसके साथ साथ इनकम टैक्स में हो, जी। और जितना भी सरकारी ऑफिस है, हाँ। इसमें जो करप्शन होता, तो जो विजिटर्स इन्वॉल्वमेंट होता था, जो इसमें जी। जो दलाल घुस जाते थे, वो काफी स्तर से कमी हो गया। हम्म। तो ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो गया, जी। इसके कारण में एक ऑफिसर सच्चा ऑफिसर बन गया। एक आदमी, एक, 1 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 आ
जो बोलते हैं सच्चा व्यक्ति बन गया। ईमानदारी की ओर, कुल मिला के ईमानदारी की ओर कुल बढ़ा मिला गया। के हो गया। जी जी उसके जी साथ साथ हम लोग का जो क्लाइमेट प्रॉब्लम था, जी। नदी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, क्लाइमेट प्रॉब्लम, वो सब साफ हो गया। हम्म। तो जो गाड़ियां पोल्यूशन कर रहा था, कम से कम अभी 4 लाख आईटी एम्प्लॉइज इन दिल्ली मेरा ख्याल से अभी घर में बैठ के काम कर रहे हैं। हाँ, गाड़ी हाँ, बंद हो गया। या तो ये सब जो समस्या, इसको समस्या नहीं कहेंगे, ये एक सुधार हो गया हम लोग के लिए। और ये कोरोना के कारण में हम लोग का जो मानसिक स्तर जो खराब हो गया था पिछले कुछ सालों से, वो अभी एक अच्छा रूप लिया है। और इसी मानसिक में हमारा आदमी का जो राम राज्य है, जी राम का जो ज्ञान है, वो हम लोग का अंदर में भी आएगा। और एक जो वैदिक एज पुनर्वृत्ति हो रहा है, जी और इसको हम बोलेंगे ये जो भारत और विश्व में हो रहा है महामारी, ये महामारी नहीं है, अपने जीवन का एक महामारी है जिसको हम लोग खत्म करके एक नया जीवन गठन करना चाहते हैं। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू हीरो नाउ। एंड जो सपना है भारत का, जी एक हाईएस्ट इकोनॉमिक इन ऑर्डर, जी। वो अभी संभव हो सकता है। और जो भी हमारा जो अभी जीडीपी घटा हुआ है, जी हमारा जो ट्रेड विद चाइना खत्म हो गया है, हमारा जो सिग्नल ऑफ डीप रिसेशन जो हो गया है, वो सब एक नया परिवर्तन में आएगा। देखिए, हम लोग पहले से बोल रहे थे चाइना का जो प्रोडक्ट्स को अपने सेल्फ प्रोडक्ट होना चाहिए। सो मेक इन इंडिया कंसेप्ट जो आया, तो वो अभी साकार होगा। आपने स्वच्छ भारत का बात कर रहे थे, अभी स्वच्छ भारत हो गया। एवरीबडी इज वॉशिंग देयर हैंड्स। सबका मन में एक कैसे सफाई रहेगा, घर में सफाई रहेगा, परिवेश में सफाई रहेगा, पड़ोसी में सफाई रहेगा, ये एक अभी अपने अंदर में आ गया है। अच्छा। तो ये सब देखते हुए ये कोरोना हम लोग को कुछ शिक्षा देने के लिए आया है जी। और ये एक परिवर्तन लाएगा। देखिए डॉक्टर साहब, आप जैसे सकारात्मक शिक्षाविद से बात करके बहुत अच्छा लगता है कि इतनी विपत्तिकालीन स्थिति में अगर हम लोग पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने जिस सोच को बताया, रामराज की बात की आपने बहुत सारी बातें कही कि भाई कुछ सीखने के लिए मिला। अभी आप देखिए ज़्यादातर लोग जो है वो वर्क इन होम कर रहे हैं, अपने घरों से काम कर रहे हैं। काफ़ी सारा पोल्यूशन भी कम हुआ, जिस तरह से समस्याएं सामने आती थी। जाहिर सी बात है, पृथ्वी को बचाने के लिए बहुत सारे संकल्प भारत के प्रधानमंत्री ने भी लिए और स्वच्छ भारत की भी बात आपने कही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि आप अफ्रीका तक होके आए हैं एडवाइज़र के तौर पे। अपने भारत जैसा, मतलब क्या, मतलब वहाँ पे आप क्या करते थे पहले तो मैं समझना चाहता हूँ, और कैसे देखते हैं आप, मतलब यहाँ पे आके कितना सुकून मिलता है, क्योंकि आप बहुत अलग अलग जगहों पे आप रह चुके हैं। देखिए, भारत जो अपने माता है जी, इससे कोई बड़ा नहीं है जी। आप देखिए, किसी भी देश विदेश में आप चले जाइए, यू आर ट्रीटेड एज बॉन्डेड लेबरर्स। एंड एक दूसरे को रेसिज्म हो रहा है, जी ये भारतीय है, इसके पास पैसा नहीं है। हाँ। तो आप एक क्या बोलते हैं, बॉन्डेड लेबरर होके रहते हैं। और जब खर्चा भी करते हैं, आप उसी हिसाब से खर्चा करते हैं, जो हमको कुछ बचाना है, खाना नहीं है। देखिए, जीवन मिला है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो। अगर आप बचत करेंगे पैसा को, नहीं खाना पीना करके, तो बीमारी होगा। बिल्कुल। तो ये बीमारी से हम लोग हट गए अभी। तो हमारा जितना भी एनआरआईज थे अभी भारत में आ गए हैं, और ये लोग भारत का जो सपना है, मुझे लगता है पूरा करेंगे। और अभी विदेश जाने के लिए भी यही व्यक्ति लोग एक मन में एक डर रख दिए हैं, कि हम जाने से हमारा क्या होगा। जैसे अभी वापस आ गए, उनके लिए कोई ऐसे व्यवस्था नहीं था जो उधर में रह के भी वो कुछ काम कर सकते जी। तो बहुत सारे आदमी का नौकरी भी निकल गया है। Many people have lost their employment. This is all because they have returned back. तो आज भारत जो ये लोग को देता है, भारत का जो सम्मान है पूरे विश्व में जी। और भारत का जो कल्चर है, जी। इसको कोई दूसरा कंट्री हमको दे नहीं सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि देखिए, आप अभी डिजिटल भारत अभियान की बात कर रहे थे और भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन जब मंच पर खड़े होते तो कहते कोरोना काल में ये जो डिजिटल भारत अभियान का जो मतलब एक तरह से जो शुरुआत की गई थी वो बहुत काम आई। और जाहिर सी बात है, हम लोग देखिए अभी ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं, आपसे सीधे संवाद कर रहे हैं, इसी तरह से बहुत सारे वेबिनार चल रहे हैं। तो अगर देखिए तो पहिया जो अगर डिजिटल भारत अभियान न होता तो मेरे ख्याल से पूरा अवरोध लग रहा था।
जो भारत के प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, आप देखिए अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्रियों से बातचीत हो रही थी, मेडिकल की चीजें चल रही थी। अब पढ़ाई को भी आप देख लीजिए, एजुकेशन, आप एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के तौर पे हैं और आप देखिए कि क्या कॉलेज, क्या स्कूल, हर जगह पे ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, कहीं पे शिक्षा रुक नहीं रही। तो कैसे देखते हैं इस पूरे तालमेल को, जो ये भारत सरकार का जो अभियान था, जो भारत के प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, डिजिटल भारत अभियान, इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप एक मुखिया के तौर पे हैं, आप एक संस्थान को चलाते हैं? देखिए, डिजिटल जो शिफ्ट हुआ है भारत में आज पूरे विश्व में, हम सबको इकट्ठा ला सकते हैं। और इसमें बच्चे लोग का जो सीरियसनेस है एजुकेशन के ऊपर में, दे आर मोर सीरियस देन क्लासरूम एजुकेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग जूम में क्लासेस ले रहे हैं, कोई गूगल मीट में ले रहा है, कोई स्काइप में ले रहा है, तो सारे बच्चे अटेंटिव रहते हैं, टाइम से आ जाते हैं। बट जब क्लास में आते थे, वो लोग का समय ऐसे निकलता था जैसे गुसिप करते हैं, एक साथ बैठे रहते हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे। अभी देखने से बच्चे इज मोर सिंसियर एंड दे आर अंडर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ देयर पेरेंट्स। सो जो पढ़ाई करते टीचर के पास से, वो पढ़ाई भी अपने पेरेंट्स से भी पूछ लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ ईच स्टूडेंट इज मोर ब्राइटर देन प्रीवियस क्लासरूम एजुकेशन। तो अभी जैसे डिजिटल शिफ्ट में हमारा, जैसे हमने बोला, सारे ऑफिस भी डिजिटल शिफ्ट हो गया है, तो आपको कहीं और जाना नहीं है, आप घर बैठो, अपने ऑनलाइन मेथड से आप पढ़ाई कर लो, एवरीथिंग यू विल गेट एट होम। तो जो एट होम यू आर ऑल्सो सेफ बिकॉज यू आर नॉट इन द आउटवर्ड वर्ल्ड। तो जब बच्चे कॉलेज में जाते थे, कैंपस चले जाते थे, मेरा एक दोस्त कह रहा था, अगर आपके बच्चे को 10+2 के बाद कहीं दूसरी जगह छोड़ देते, वो आपके पास वो वापस नहीं आएगा। तो वो उधर से गया। तो अभी बच्चे खुद बोलते हैं, हम अपने स्टेट में पढ़ाई करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमारा उड़ीसा से काफी बच्चे बाहर चले जाते थे, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स जाते थे, ऐसे 78% स्टूडेंट्स विदेश चले जाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो कितना नुकसान हो रहा था। अपने जो इतना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस था, मान लीजिए हमारा जितना भी अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना हुआ है और जो चल रहा है, काफी रकम लिए हुए है बैंक से। कोई 500 करोड़, कोई 1000 करोड़। ये कैसे हम लोग इसको निपटाएंगे, कैसे बैंक को रिकवरी देंगे, ये बड़ा क्वेश्चन था। अभी बच्चे देखिए, जहाँ सिक्किम में हमारा बच्चे भाग जाते थे, अभी हमारा बच्चे अपने पास रहते हैं। तो हमारा जो एनरोलमेंट बिकम हायर देन प्रीवियस ईयर्स। तो इसी में क्या होता है ना, एक एजुकेशनल स्तर में भी ये बहुत बड़ा चेंजेस आया, जो अपने स्टेट के बच्चे अपने स्टेट में अभी रुकने चाहते हैं और पढ़ाई करने चाहते हैं, अपने घर में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अच्छा, मुझे बताइए कि आप यूथ एजुकेशन और यूथ कैरियर के ऑब्जर्वेशन डेवलपमेंट के लिए आपने एक नारा दिया था। जी। तो वो जो नारा आपने दिया, वो पूरा क्या है, मुझे बताइए उसके बारे में। मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा था आपके बारे में, और मतलब बहुत ही सकारात्मक सोच है आपकी, तो मैं समझना चाहता हूँ उस नारे के बारे में। देखिए, 96 में हमने ये जो नारा आपने बताया, ये मैंने सोचा था जी। एंड मैंने इसी के लिए एक इंस्टीट्यूट भी खोला था, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्शन लर्निंग। जी। एक्शन लर्निंग मीन्स, जैसे अभी हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना, इसका मतलब क्या है, फ्रॉम क्लास 1 to PG तक आपको एक्शन लर्निंग और प्रैक्टिस एजुकेशन में रहना है। तो जब हमारा बच्चे किसी विश्वविद्यालय से और स्कूल से, कॉलेज से पास करते हैं, उनके लिए कोई जॉब रेडी नहीं रहता है। ठीक बात है। अगर कोई भी इनको लेता है तो इनको एंट्रेंस कराता है, भाइवा करते हैं, फिर इनको इंटर्नशिप में डालते हैं, फिर ट्रेनिंग में डालते हैं, फिर इनको फाइनल जॉब देते हैं। तो बट आप देखिए, फॉरेन कंट्रीज में उधर में एक्चुअल लर्निंग नहीं होता है, बट ये लोग का प्रैक्टिकल एजुकेशन इतना मजबूत है, दे गेट इजीली एम्प्लॉयमेंट। तभी हमारा जो बच्चे लोग बाहर चले जाते थे। तो वो सोच हम 96 से लाया था, जिसे बच्चे को प्रैक्टिस एजुकेशन दिला के ये लोग को कैसे सक्षम, स्किल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन स्तर में ये लोग को सक्षम व्यक्तित्व बनाना, और अपने जो आत्मनिर्भर होके किसी भी स्टार्टअप करे और स्टैंड अप अलोन करे, कोई भी स्कीम करे। दैट वाज थिंकिंग सिंस 96 एंड वही चीज अभी साकार हुआ मोदी सरकार में। ये बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं,
बहुत बड़ा एक मील का पत्थर initiative कुल मिलाकर। जी जी जी। जी हो रहा है। हम्म। और हमारा बच्चे अभी जो निकलेंगे अभी जो कॉलेज से जी। विद दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, हम्म। मुझे लगता है ये बच्चे सक्षम बच्चे रहेंगे और भारत का निर्माण कर सकते हैं। बिकॉज हमारा कहावत है लीडर्स इन ऑल प्रोफेशंस। ये नहीं जी आप बीकॉम कर लिए यू आर ओनली इंटरेस्टेड, यू आर ओनली लीडर इन कॉमर्स, बट बीइंग बीकॉम स्टूडेंट यू शुड नो आल्सो अदर एरियाज ऑफ ऑपरेशंस। दैट इज व्हाट वी टीच इन द यूथ राइट सर। and अच्छा। it become interdisciplinary studies। जी 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 जी। अच्छा, मुझे बताइए कि आप मेडिकल साइंस के भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं, जैसा जी मैंने जी पढ़ा आपके बारे में। तो जी जी। भारत को कहाँ देखते हैं आप मेडिकल साइंस में? क्या लगता है आपको कि क्या कुछ और बदलाव होने चाहिए? मतलब कैसे आप देखते हैं, क्योंकि आप भी एक शिक्षक के तौर पे हैं, आप एक संस्थान को चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए भारत का जो मेडिकल ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं जी। दे आर वेल रिगार्डेड एंड वेल रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम्म। बिकॉज हमारा जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें काफी प्रैक्टिकल एजुकेशन रिलेटेड है। जैसे हम लोग को डेड बॉडी मिलता है, जी। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आप दुबई चले जाइए, अरब कंट्रीज चले जाइए, उधर में डेड बॉडी नहीं है, हम्म। आपको टॉय टॉय बॉडी में ऑपरेशन करना है। हम्म। तो वो जो डॉक्टर्स आते हैं दे आर नॉट रिस्पेक्टेड और रिवार्डेड। हम्म। हमारा जो जो डॉक्टर्स है मैक्सिमम दे आर डूइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे आर वेल रिगार्डेड आल्सो। दे आर द टॉप क्लास यू कैन मेडिकल डॉक्टर्स। तो मेडिकल पढ़ाई नीति में कोई ऐसे दिखाई नहीं जाता है जो हमारा कमजोर है। मेडिकल एजुकेशन हमारा एजुकेशन सबसे बढ़िया है। हम्म। केवल जो मेडिकल एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं, तो हमारा जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है आज का दिन में जो फीस चार्जेस होता है इट इज वेरी हाई फॉर ए कॉमन मैन और ए मिडिल क्लास पर्सन। तो अगर सरकार इसमें कुछ सब्सिडी दे जी। और सब्सिडी दे के ये जो मिडिल क्लास है पोर क्लास है इन लोग को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं मेडिकल एजुकेशन में, ये बहुत बड़ा वरदान रहेगा सरकार के लिए। क्योंकि सारे पैसा जो सरकार का आता है एजुकेशन में ये सेकेंडरी लेवल पर रहता है, हायर एजुकेशन लेवल में कुछ नहीं मिल रहा है। तो जैसे आपको हम बोल रहा हूँ आपके जो एम्स है जी। एम्स में अगर कोई पढ़ाई करते तो कम से कम वो लोग का फीस स्ट्रक्चर इज वेरी लो, यू नो इट इज अफोर्डेबल। बट सरकार उनके खर्चा देता है पर स्टूडेंट 3,50,000। जी 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 बिल्कुल। बट प्राइवेट कॉलेजेस अभी 12 लाख से लेकर 18 लाख तक फीस ले रहे हैं। दैट इज द ह्यूज सम ऑफ अफेयर्स फॉर द पोर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज। जी हाँ, बहुत बड़ी तो समस्या। इसमें अगर परिवर्तन हो जाएगा, अगर सरकार नीति में इन लोग को कुछ सब्सिडी दिया जाए टू कवर अप देयर एक्सपेंसेस और व्हाट एवर द लोन अमाउंट दे हैव टेकन, सो तभी ये सरकार ये जो मेडिकल कॉलेज सारे बच्चे के लिए एक वरदान रहेगा। अच्छा सर, मुझे बताइए कि आप भारत के प्रधानमंत्री से आप मुलाकात करते हैं, राष्ट्रपति जी से मुलाकात करते हैं, कुछ आप लिखते भी हैं, कुछ किताबें भी आप उनको भेंट करते हैं। जी, और जी। अभी आपने मेडिकल की भी बात की, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी बातों को सामने रखते होंगे जरूर कि भाई मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, जैसे आपने कहा कि उनको एजुकेशन देने के लिए, जैसे आपने बताया कि एम्स में इतनी कम फीस है और आगे अगर आ जाए तो काफ़ी सारा है, तो उससे काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताइए, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जब आप पीएम साहब से मुलाकात की आपने, तो क्या बातें कहीं, अगर आप बता सकते हो तो? देखिए, हम तो जब भी किसी से भी मिलता हूँ शिक्षा नीति के परिवर्तन का ऊपर में बात करता हूँ। ये शिक्षा नीति कैसे होना चाहिए, कैसे अफोर्डेबल होना चाहिए और इसका क्या परिवर्तन आना चाहिए। जी। तो काफी समय में हमने भी एवरी मंथ मैंने प्रधानमंत्री को डायरेक्ट लिखता हूँ on various advisory role of different educational systems, including I write to education minister, I write to UGC chairperson, सबको हम बताते रहते हैं ये नीति का ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और हमारा जो भी लेटर जाता है उसका सही तरीका से एक्नॉलेज्ड होता है और इसको एक्सेप्टेंस लेवल में भी भेजा जाता है। तो वो एक हमने देखा है, जो हमारा अभी जो सरकार है ये सरकार एक पूर्ण सरकार है और जैसे सरकार एक बोलते हैं ना जनता का सरकार, यही सरकार हमारा जनता का सरकार है और सारे चीज आप जो बोलते हैं वो सुनते हैं। तो उसी में हम काफी बुक्स भी लिखा है, ह्यूमन पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, द वेरासिटी ऑफ ट्रूथ, एंड काफी आर्टिकल्स हम बराबर लिखते रहते हैं शिक्षा नीति के ऊपर में।
और काफी सिस्टम को कैसे परिवर्तन करना है, भारत का शिक्षा नीति को कैसे आगे बढ़ाना है। ये जैसे एनईपी गाइडलाइंस है, इसी में भी हमारा कुछ सुझाव था उसमें, हाँ, अभी हाल ही वो में भी हमने गाइडलाइंस आई देखा। हैं। जी, जी, जी। जी जी, उसी में भी हमारा सुझाव भी एक्सेप्टेंस हुआ है। अच्छा। तो इसे बहुत स्तर में हम देखा है, दिस सरकार लिसन्स टू यू हाँ। बिकॉज दिस सरकार इज फॉर कॉमन मैन, हुँ, 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 हुँ। रईस आदमी के लिए नहीं है। देखिए सर, मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर इसमें इसमें एक बात आपको बता रहा हूँ, बताइए, बताइए। जैसे काफी मॉल कल्चर हो गया था, जी। आदमी सब ऐसी ऐसी कल्चर में जा रहे थे। हुँ, ये कोरोना काल में जो स्टैंड एलोन शॉप्स था, हुँ, वही लोग बेनिफिटेड हुए। हुँ, हुँ, तो ये जो आइडिया था सरकार का, जी स्टैंड एलोन शॉप को भी हम लोग को बढ़ाना है, हुँ, हुँ। बिकॉज सबको अगर मॉल कल्चर दे देंगे, ये बच्चे जो हम लोग का निकल रहे हैं, जी। वही सब ऐसी कल्चर हो जाएगा, फिर बाद में सबको बीमारी आएगा। हुँ, हुँ, अभी देखिए, आपके बीमारी संख्या कम हो गया, हुँ, पूरे हुँ, हॉस्पिटल के अगर स्टैटिस्टिक्स लेंगे हुँ, तो कोई बीमारी अभी नहीं है। हुँ, 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 हुँ। हॉस्पिटल अभी खाली चल रहा है, जी। केवल कोविड का हॉस्पिटल चल रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो काफी डेथ रेट कम हो गया है, बहुत चीज चेंजेस हो गया है। देखिए सर, मैं इस बात को मानता हूं कि अगर सकारात्मक सोच है आपकी और आप अगर एक सच्चाई की तरफ चल रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं तो आती हैं, लेकिन जब कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद जब सुबह होती है तो बहुत कुछ लेके आती है, बहुत कुछ संदेश लेके आती है, एक नई ऊर्जा लेके आती है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ समझाती है, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए दर्शाती है। और आप सर जिस तरह से मतलब मुखिया के तौर पे यूनिवर्सिटी में है, वाइस चांसलर के तौर पे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती होंगी और जाहिर सी बात है कि अगर मुखिया एक अहम भूमिका निभाता है। आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री जब भी इस कोरोना काल पे आप देखें, जब खुली आंखों से हम लोग देख रहे थे कि राम मंदिर की जिस तरह से भूमि पूजन हो रहा था, वहाँ पे भी देखिए वो किस तरह से जितनी गाइडलाइंस थी कोरोना की उसको फॉलो कर रहे थे। मतलब भारत के प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में जाते हैं और आप देखिए कि हैंड वॉश कर रहे हैं, लगातार मास्क लगाए हुए हैं। तो मैंने देखा कि उसका एक सकारात्मक संदेश गया, लोगों ने उनको फॉलो किया और भारत जो है वो मतलब अगर कहिए तो बहुत स्ट्रांग लोग हैं यहाँ पे, हर तरह की बीमारी से लड़ सकते हैं। लेकिन सर आपने बिल्कुल सही बात कही कि इस विपत्तिकालीन स्थिति में अगर सकारात्मक सोच रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, मैं ये बात समझना चाहता हूँ कि जो संस्थान चलाए जाते हैं, मतलब जिस तरह के संस्थान चलते हैं, तो मैं इस बात को समझना चाहता हूँ कि क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं सर होती हैं चलाने के लिए और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इतने बड़े संस्थान को चलाने के लिए। देखिए, संस्था चलाने के लिए सबसे बड़ा चीज है ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। जी। सबसे बड़ा है आपका ह्यूमन कैपिटल। हाँ। अगर ह्यूमन कैपिटल आपके खराब हो गया, आपका कोई संस्था भी चलेगा नहीं। जी। देखिए, वो जो कंसेप्ट था पब्लिक लिमिटेड कंपनी और दी लिमिटेड कंपनीज, तो उसका क्या था, शेयर होल्डर्स, ये हम लोग सब ओनर्स। जैसे इन्फोसिस सेटअप किया था, सभी एम्प्लॉइज वेर द शेयर होल्डर्स, तो एवरीबॉडी इज द ओनर। तो सरकार चलाने के लिए अपनापन का जरूरत होता है। जी सर, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, आप थोड़ा सा आगे होके बोलिए क्योंकि जो आपका विजुअल है वो जी जी हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, आप बोलिए। मैं बोला, सरकार संस्था चलाने के लिए अपनापन का एक जरूरत होता है, दैट इज कॉल्ड विजडम मैनेजमेंट। जब तक आपके अंदर में अपनापन नहीं आएगा, आप कोई भी संस्था में काम करिए, आप केवल पैसा के लिए सोचेंगे, कैसे हमारा सैलरी मिलेगा, हम कितना दिन छुट्टी में रहेंगे, क्या करेंगे, फिर दूसरा नौकरी ढूंढेंगे। तो ये मन में बहुत चीज आता है। तो जिसके आपने जैसे प्रश्न पूछा, संस्था चलाने के क्या क्या चीज जरूरत होता है, पहला चीज में बोलेंगे अपनापन। तो जिस दिन आप अपनापन ला देंगे तो सरकार एक सोना का संस्था होगा और ये संस्था कभी भी प्रॉफिट कर सकता है। जैसे इन्फोसिस पहला दिखा दिया, दे आर ओनली द आईटी कंपनी व्हिच came with lot of profits। तो उसके बाद में दूसरे आईटी कंपनीज आया, तो सब कंपनीज प्रॉफिट किए। तो कंसेप्ट इज योर ह्यूमन कैपिटल इज ए मस्ट। अगर ह्यूमन कैपिटल को आप सही ढंग से रख पाएंगे तो आपका प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्टिविटी, आपके प्रॉफिट्स सब बन पाएगा।
ठीक बात है सर। अच्छा मुझे बताइए सर कि आप एक शिक्षा शास्त्री के तौर पे हैं और अभी हम लोग जीडीपी के बारे में बात करें तो बहुत सारी सर खबरें देखिए आ रही हैं इस समय कि देखिए स्थितियां क्या हो गई और लगातार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं वो सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। आप एक शिक्षा शास्त्री के तौर पर कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं क्या कितनी जल्दी सही होने की संभावना? क्योंकि कोरोना को देखते हुए सरकार एक तरह से बहुत सारे प्रयास भी कर रही है और आप देखिए बीमारी जिस तरह से हमारे भारत में रेशियो कम है, डेथ रेशियो कम है, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां भी करता है। और जो 3 महीने का लॉकडाउन हुआ उसमें हम लोग तैयार भी हो गए। इस समय हम लोग आयात निर्यात भी कर रहे हैं। मतलब भारत में तो पीपीई किट बन रही है, भारत में आप देखिए सैनिटाइजर भरपूर मात्रा में बन रहा है और मास्क बन रहा है, तो हम भारत से के अलावा हम बाहर भी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो इस तरह की विपक्ष जो इस तरह का आक्रामक हमला कर रहे हैं जीडीपी को देखते हुए, कैसे देखते हैं आप? क्या कहेंगे आप? देखिए जो जीडीपी अभी घटा हुआ है दैट इज 3.1%, जो कि इट इज कॉल्ड ईटीएस ग्रोथ वेंट डाउन टू 3.1%। ओके सर। जीडीपी में इतना कुछ समस्या नहीं है, जीडीपी हम लोग बढ़ा भी सकते हैं जी। क्योंकि जैसे आत्मनिर्भर भारत हमने बोला, अभी काफी आदमी जैसे आपके देखिए हेल्थ सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, मेडिकल इक्विपमेंट सेक्टर में काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है जी। जैसे आप देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 80% ऑफ द प्रॉफिट्स नाउ देयर इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, बिकॉज अभी आदमी बहुत ज्यादा मेडिसिन खा रहे हैं देन गोइंग टू हॉस्पिटल्स कोरोना के काल में जी। और ये जैसे कोरोना का काल है ये कम से कम अब 6 महीना चलेगा, इस स्थिति रहेगा और इसी से हम सोचते हैं हमारा रिसेशन तो जरूर होगा बट उसके साथ साथ इंडिया का ग्रोथ भी होगा जी। ये बोलते हैं फेलर इज ऑलवेज सक्सेस। जब आदमी फेल होता है वो सोचता है आगे क्या करना है, दैट इज द रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, देन यू बिकम सेल्फ रिलायंट। तो सेल्फ रियलाइजेशन अभी जो हो रहा है इस काल में जी। बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं इसको आशीर्वाद कर सकते हैं और हम लोग का अंदर में जो चेंजेस आ गया अभी जी। अपने घर परिवार और सबको लेके ये भी बहुत बड़ा एक आपको क्या बोलते हैं इसको, अब देखिए सर चेंजेस परिवर्तन जिस तरह से हुआ है जाहिर सी बात दिखाई पड़ता है। अब आप देखिए कि लोगों ने रामायण देखना शुरू कर दिया, महाभारत देखना शुरू कर दिया, जो पिछले कई सालों से हम लोगों ने मतलब खुद लगता है मैं भी जब भी देखता था तो एक अलग सी अब अनुभूति हो रही है। अब सकारात्मक सोच की ओर बढ़ रहे थे और जाहिर सी बात है सर देखिए जब इस तरह की समस्याएं आती हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर का भी सहारा रहता है और आपके अंदर सबसे बड़ी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जैसे आप कह रहे थे मतलब आप जैसे शिक्षा शास्त्री अगर देश में हैं तो मैं मानता हूं कि अगर आप जैसे लोग हैं समाज में जो एक अच्छी शिक्षा की ओर आगे बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं तो सैल्यूट करता हूं आप जैसे शिक्षा शास्त्रियों को सर कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं। मैं आपसे जब भी दिल्ली में मिलता था बहुत प्रभावित होता था और हम लोग कई समय तक काफी समय तक साथ में बैठते थे, बातें करते थे। आज काफी साल बाद हम लोगों की मुलाकात इस तरह से हो रही है तो मैं मानता हूं कि सर एक सकारात्मक सोच होती है तो बहुत कुछ होता है। जी, जैसे भगवत गीता में एक्चुअली भगवत गीता का अर्थ होता है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ जी। तो भगवत गीता हम लोग को सिखाता है जीवन शैली जी, कि हम लोग अपने जीवन को कितना सुंदर बनाएंगे जी। तो यही एक हम लोग का लिए कोरोना एक बोलते हैं ना ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज जी है और इसी के कारण बहुत कुछ परिवर्तन जरूर भारत में होगा एंड शिक्षा नीति भारत का अर्थनीति सब में एक परिवर्तन आएगा। अच्छा सर मेरा अंतिम सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जगन्नाथ पटनायक जी शिक्षा के क्षेत्र में और क्या चाहते हैं कि हो, मतलब एक सपना होता है, एक ड्रीम आदमी के दिमाग में होता है, तो आप क्या सोचते हैं सर? मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए शिक्षा नीति जो अभी बना है वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, स्किलिंग इंडिया, ये जरूरत है अभी जी। देखिए आज हमारा जो विदेश कंट्री सक्सेसफुल है ओनली बिकॉज ऑफ स्किलिंग एजुकेशन जी जी। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, न्यूजीलैंड चले जाइए, आप यूएस जाइए, एवरीवेयर देयर इज ए स्किलिंग एजुकेशन। भारत स्किलिंग एजुकेशन को अपनाया नहीं था अभी तक जी। अभी जो हो रहा है स्किलिंग एजुकेशन का जो उसके साथ साथ जो रोजगार, ये बहुत बड़ा एक शिक्षा नीति पे परिवर्तन आना चाहिए जी।
और ये मोदी जी का भी सपना है, जैसे स्किलिंग NSDC बना हमारा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जी। ये स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन काफी लोन दे रहे हैं टू सेट अप स्किल डेवलपमेंट यूनिट, सो दैट बच्चे हमारा स्किल पर आ जाए जी। और तुरंत रोजगार क्षमता बने। हम्म। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा पदक्षेप होना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना है, और जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम को जी। खत्म करके जी। ये स्किलिंग एजुकेशन सिस्टम यूनिवर्सिटी में लाना चाहिए। ये हमारा सोच है। चलिए, बहुत बढ़िया सर, और अच्छा लगा आपसे बात करके, और समय समय पर मैं आपसे बातचीत भी करता रहूंगा। और आपने दिल्ली से लाइव जुड़कर इतना समय मुझे दिया और बहुत सकारात्मक बात की सर। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सपने देखे हों जरूर सर पूरे हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीधे लाइव जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो ये सीधे संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ में लाइव जुड़े थे जगन्नाथ पटनायक जी, जो कि एक वाइस चांसलर हैं, और मैं बताऊं आपको कि बहुत सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं। और मैं जब भी इनसे मिलता था बहुत कुछ मैंने भी इनसे सीखा है, और इन्होंने विभिन्न तरह की किताबें भी लिखी हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है इन्होंने, राष्ट्रपति जी से मुलाकात की है, और अपने आप में बहुत शालीन और अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छी दिशा की ओर ले चलने वाले व्यक्तियों में से एक है। संवाद कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। इससे पहले आप सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए, बहुत जरूरी काम उत्तर से बाहर निकलिए, और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको जरूर फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। और अभी कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं बनी है। तो S7 न्यूज़ चैनल आपसे अपील करता है कि सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप लाइक करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि आपको सारी खबरों से रूबरू कराएंगे हम। S7 के संवाद में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।